द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की बहुत ही चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर, और ये चर्चा आधारित है एक उत्साही पाठक के विचारों और उनके एनालिसिस पर। हमारे पास उनके डिटेल्ड नोट्स हैं, मतलब चैप्टर वाइज समरी, मुख्य बातें और उनके अपने पर्सनल विचार भी। हमारा मिशन है पैसे से जुड़े हमारे व्यवहार को समझना, किताब के जो ज़रूरी आइडियाज़ हैं उन्हें सामने लाना, और आज के समय में ये कितने रेलेवेंट है इस पर सोचना, और ये भी कि ये किताब सिर्फ नंबर्स और चार्ट से आगे क्यों है। हाँ, और ये चर्चा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये किताब हमें फाइनेंस की दुनिया को इंसानी जज्बातों और साइकोलॉजी के चश्मे से देखने का मौका देती है। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस में नज़रअंदाज हो जाती हैं। बिल्कुल, ये याद दिलाती है कि पैसे से हमारा रिश्ता तर्क से ज़्यादा शायद व्यवहार से बनता है, व्यवहार और भावनाओं से। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जी। किताब का जो मूल संदेश है, जैसा पाठक ने भी गहराई से महसूस किया और अपने नोट्स में लिखा भी, वो ये कि पैसा गणित से ज्यादा व्यवहार का खेल है। ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल आइडिया है। पाठक ने इस पर काफी जोर दिया है। तो किताब के कुछ मुख्य विषयों पर नजर डालते हैं जो चैप्टर्स से निकलते हैं और जिन पर पाठक ने अपनी राय दी है। पहला है, कोई पागल नहीं है, मतलब हर किसी का पैसे के साथ अपना अलग अनुभव होता है। हाँ, जो उनके रिस्क और रिवॉर्ड की सोच को बनाता है। सही। पाठक ने नोट्स में लिखा है कि ये बात हमें दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों पर एकदम से जजमेंट पास करने से रोकती है, एक तरह की सहानुभूति सिखाती है। ये सचमुच एक महत्वपूर्ण शुरुआती पॉइंट है। ये समझने में मदद करता है कि जो फैसला किसी एक के लिए बिल्कुल लॉजिकल लगता है, वही दूसरे के लिए शायद उतना मायने ना रखें। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अनुभव, उनके पैसे से जुड़े सबक वो अलग रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर आता है भाग्य और जोखिम। ये वाला आइडिया कि सक्सेस पूरी तरह से हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है। हाँ। और न ही फेलियर पूरी तरह से हमारी गलतियों का। सही। पाठक ने बिल गेट्स का उदाहरण दिया है, कैसे उन्हें 70s में एक टीनेजर के तौर पर स्कूल कंप्यूटर का एक्सेस मिला जो उस वक्त बहुत रेयर था। नोट्स में ये भी है कि ये सिर्फ लक नहीं, बल्कि सही टाइम पर सही जगह होने का वो चांस भी था। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना? निश्चित रूप से। ये मानना कि बाहरी ताकतें हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है, वो हमारे फाइनेंशियल जीवन में एक अहम रोल निभाती हैं। ये सिर्फ हार्ड वर्क या स्मार्ट होने की बात नहीं है। पाठक ने इसे किस्मत का समीकरण कहा है जिसे अनदेखा नहीं कर सकते। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। चैप्टर 3 कभी पर्याप्त नहीं। पाठक ने इस पर खास जोर दिया है। नोट्स में लिखा कि कैसे उन्होंने खुद अपने आसपास लोगों को गोल पोस्ट शिफ्ट करते देखा है। ये सिर्फ अरबपतियों की कहानी नहीं है, ये मिडिल क्लास की एम्बिशन में भी छिपा है। रजत गुप्ता का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक है। सब कुछ था उनके पास, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए। ये जानना कि कब रुकना है सचमुच एक सुपर पावर है। हाँ, ये लालच और जो हेल्दी एम्बिशन है उसके बीच की पतली लकीर को दिखाता है। पर्याप्त की अपनी परिभाषा होना फाइनेंशियल पीस के लिए बहुत जरूरी है, वरना आप कितना भी कमा लें, वो एक असंतोष वो बना रह सकता है। और फिर मेरा एक पसंदीदा कॉन्सेप्ट जिस पर पाठक ने भी काफी लिखा है, चैप्टर 7 स्वतंत्रता। पैसे का असली मतलब है अपने समय पर कंट्रोल पाना। बिल्कुल। जैसा पाठक ने नोट्स में एक सवाल उठाया, अगर पैसा मुझे अपनी सुबह अपनी मर्जी से डिजाइन करने की आजादी नहीं देता, तो इसका असली मतलब क्या है? ये पैसे के पर्पस को बिल्कुल नए तरीके से डिफाइन करता है। सहमत हूं। ये पैसे को सिर्फ चीजें खरीदने की ताकत के तौर पर नहीं देखता, बल्कि जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता के रूप में देखता है। ये हमारी सफलता को मापने का जो पैमाना है ना, उसमें गहरा बदलाव लाता है। आखिर में एक और पावरफुल आइडिया जिसे पाठक ने आज की दिखावे की दुनिया से जोड़ा है। चैप्टर 9, धन वो है जो आप नहीं देखते। खर्च दिखता है, बचत अदृश्य है। असली दौलत अक्सर शांत होती है, दिखावटी नहीं। हाँ, ये हमें बाहरी चमक दमक से परे देखने के लिए कहती है। तो अगर हम इन सब आइडियाज को एक साथ देखें, हाँ, तो ये साफ हो जाता है कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ नॉलेज या इनकम पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत हद तक हमारे स्वभाव, धैर्य, सेल्फ अवेयरनेस और हम अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं, इस पर निर्भर है। पर्सनल साइकोलॉजी यहाँ सेंट्रल रोल में है, जैसा कि पाठक बार बार बताते हैं। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस से काफी अलग है।
वो तो अक्सर सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजी पर ही टिकी रहती है। ये किताब कई आम मिथकों और गलतफहमियों का भी पर्दाफाश करती है। पाठक ने इन्हें पैसे से जुड़ी गलतफहमियां कहा है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। पहला मिथक, फाइनेंस पूरी तरह रैशनल है। किताब का चैप्टर 11, रैशनल से बेहतर रीजनेबल, इसका खंडन करता है। हमारे फैसले ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए सही हों और लंबे समय तक टिकने वाले हों, भले ही वो मैथमेटिकली 100% ऑप्टिमल ना हो। अच्छा। पाठक ने इसका उदाहरण दिया है, जैसे कम ब्याज वाले होम लोन को जल्दी चुकाना। शायद आंकड़ों के हिसाब से ये बेस्ट ना हो, पर उससे जो मानसिक शांति मिलती है वो ज्यादा कीमती हो सकती है। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या पाठक के नोट्स में इस बात का भी जिक्र था कि रीजनेबल के नाम पर कहीं हम खराब फाइनेंशियल निर्णय तो सही नहीं ठहरा रहे? मतलब इसकी लिमिट क्या हो सकती है? क्या हर रीजनेबल लगने वाला फैसला वाकई फायदेमंद होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और पाठक ने भी इस पर सोचा है। नोट्स के मुताबिक रीजनेबल का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है अपनी इमोशनल ज़रूरतों और मानसिक शांति को भी इक्वेशन में शामिल करना, लेकिन बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को नज़रअंदाज किए बिना। सीमा रेखा पर्सनल होती है, पर सेल्फ डिसेप्शन से बचना ज़रूरी है। ये एक बैलेंस है। समझ गए, ठीक है। दूसरा मिथक, हाई इनकम ही दौलत की गारंटी है। चैप्टर 10, पैसा बचाओ, इसे चैलेंज करता है। आपकी बचत दर आपकी आय से ज्यादा असरदार हो सकती है। बिल्कुल। पाठक ने इसका एक सिंपल गणित भी समझाया। मान लीजिए एक कपल 5 लाख सालाना कमाकर 20% बचाता है, यानी 1 लाख, और दूसरा कपल 10 लाख कमाकर सिर्फ 5% बचाता है, यानी 50,000। कुछ ही सालों में कम कमाने वाला कपल बचत में आगे निकल सकता है। ये दिखाता है कि बिहेवियर कितना पावरफुल है। हाँ, ये इस बात पर जोर देता है कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कहानी है। तीसरा मिथक, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना चाहिए। चैप्टर 8, कार में आदमी का पैराडॉक्स, इस पे रोशनी डालता है। लोग आपकी महंगी कार की तारीफ करते हैं, आपकी नहीं। हाँ। पाठक ने नोट्स में लिखा है कि ये खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में और भी सच हो गया है ना? सुझाव ये है कि चीज़ें अपने लिए खरीदें, बाहरी दिखावे ये दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ी चुभने वाली सच्चाई है एक्चुअली। पाठक ने शायद इसीलिए लिखा होगा कि असली दौलत दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। ये सोशल प्रेशर और दिखावे के कल्चर पर एक तीखी टिप्पणी है। और चौथा मिथक, आशावाद भोलापन है। चैप्टर 17, निराशावाद का आकर्षण। ये बताता है कि निराशावाद अक्सर ज्यादा समझदारी भरा लगता है, क्योंकि ये आपको होशियार दिखाता है, लेकिन लंबे समय में प्रोग्रेस और आशावाद ही जीतते हैं। पाठक ने इसे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जोड़ा है। हर गिरावट के बाद बाजार अंततः ठीक हुआ ही है। तो ये साफ है कि ये जो आम धारणाएं हैं, ये हमें गुमराह कर सकती हैं। ये किताब हमें इन पर सवाल उठाने की हिम्मत देती है और एक ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया अपनाने के लिए एनकरेज करती है। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने और उन अनजाने विश्वासों को चैलेंज करने के बारे में है जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों को चलाते हैं। तो सवाल ये है कि ये किताब आज भी क्यों मायने रखती है, खासकर जब बाजार, टेक्नोलॉजी, दुनिया सब इतनी तेजी से बदल रहे हैं? मेरे विचार में, और जैसा पाठक के नोट से भी झलकता है, इसकी रिलेवेंस इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये एक क्षणिक बाजार स्ट्रेटजी पर नहीं, बल्कि हमेशा टिके रहने वाले इंसानी व्यवहार पर फोकस्ड है। जैसा पाठक ने कहा, ये फाइनेंस मैनुअल से कम और आईने से ज्यादा है। ये उन साइकोलॉजिकल पहलुओं पर जोर देती है जिन्हें अक्सर फाइनेंस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये पहलू, डर, लालच, कॉन्फिडेंस, पछतावा, ये समय के साथ नहीं बदलते। हाँ, ये इमोशंस, हमारे बायसेस और हम प्रेशर में कैसे फैसले लेते हैं, इसके बारे में है। ये चीजें तो हमेशा ही रेलेवेंट रहेंगी, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए। इसके सिद्धांत बदलते समय के अनुकूल हैं। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझने के लिए एक स्थायी फ्रेमवर्क देती है। चाहे बाहरी हालात कैसे भी हों, चाहे वो इकोनॉमिक रिसेशन हो, एआई का उदय हो या पर्सनल लाइफ की कोई बड़ी घटना, चैप्टर जैसे सरप्राइज और यू विल चेंज इसी फ्लेक्सिबिलिटी और अनिश्चितता को स्वीकार करने की बात करते हैं। और जब हम बदलती परिस्थितियों की बात करते हैं तो आजकल एआई और बढ़ती असमानता जैसे मुद्दे सबसे बड़े हैं। हमारे स्रोत पाठक ने इस पर भी गहराई से सोचा है और अपने नोट्स में कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स उठाए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये सिद्धांत तब भी लागू होते हैं जब खेल का मैदान इतना अनइक्वल हो? हाँ, ये एक अहम सवाल है।
पाठक के नोट्स के अनुसार पहला पॉइंट है जब कैपिटल अनइक्वल हो, यानी सबके पास बराबर पैसा या मौके ना हो, तो मानसिकता आपकी पहली संपत्ति बन जाती है। अच्छा। इसका मतलब है कि आपका व्यवहार, आपकी आदतें आपके शुरुआती पैसे से ज्यादा मायने रखती हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देर से संतुष्टि पाना, अपने एफर्ट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट देखना, सिर्फ पैसे का नहीं स्किल्स का भी। और इनकम बढ़ने पर भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, मतलब अपनी जीवन शैली को बहुत ज्यादा न बढ़ाना। ये उन लोगों के लिए जरूरी हथियार बन जाते हैं जिनके पास शायद शुरुआत करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज ना हो। तो ये एक तरह से कंट्रोल वापस लेने का तरीका है, उन चीजों पर फोकस करके जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपकी सोच। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट पाठक ने उठाया है, जब जॉब्स अनिश्चित हों, जैसे एआई के कारण, तो भाग्य से ज्यादा स्वतंत्रता एक प्रैक्टिकल लक्ष्य बन जाती है। लक्ष्य शायद बहुत अमीर बनना ना हो, बल्कि अपने टाइम और चॉइसेस पर कंट्रोल हासिल करना हो। यहाँ मितव्ययिता यानी फ्रुगैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का एक जरिया बन जाती है। छोटी बचतें भी मायने रखती हैं, क्योंकि वे आपको मुश्किल समय में ऑप्शंस देती हैं, सांस लेने की जगह देती हैं। नहीं लगता है आज के समय में। तीसरा और चौथा पॉइंट जिन्हें पाठक ने अनिश्चितता में बचाव की स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा है, त्रुटि के लिए जगह रखना, मतलब मार्जिन फॉर एरर रखना। हाँ, चैप्टर 13। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाती है। अनिश्चितता के इस माहौल में अपने स्किल्स और सेविंग्स में डाइवर्सिफिकेशन लाना और कर्ज के जाल से बचना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। ये आपको अप्रत्याशित झटकों का सामना करने के लिए एक बफर देता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है चौथा पॉइंट, धन वो है जो आप नहीं देखते, चैप्टर 9, जो दिखावटी कंजम्पशन का मुकाबला करता है। खासकर भारत जैसे समाजों में जहां EMI कल्चर और सोशल स्टेटस दिखाने का प्रेशर है, वहां अदृश्य धन बनाना, जैसे SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या दूसरी लॉन्ग टर्म सेविंग्स, एक पावरफुल कदम बन जाता है। ये बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करता है। लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना होगा, जैसा कि पाठक ने भी माना है। क्या ये सब सिर्फ मानसिकता बदलने से हो जाएगा, खासकर जब सिस्टम में ही इनइक्वालिटीज हो? यहाँ आकर्षक बात यह है कि पाठक ने साफ कहा, साइकोलॉजी अकेले स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को ठीक नहीं करेगी। ये गरीबी, अवसरों की भारी कमी का सीधा समाधान नहीं है, लेकिन ये व्यक्तियों को सर्वाइवल स्किल्स और एक तरह के माइक्रो आर्मर से लैस कर सकता है। माइक्रो आर्मर, दिलचस्प शब्द है। हाँ, मतलब एक छोटा सुरक्षा कवच। ये उन्हें उन सिस्टम्स के भीतर बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है जिन्हें वो शायद तुरंत बदल नहीं सकते। ये उन्हें कुछ हद तक कंट्रोल और उम्मीद देता है। और भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता, जहां टेक्नोलॉजी और मौके समान नहीं है, वहां ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं? पाठक का मानना है कि यहाँ माइक्रो बिहेवियर, कम्युनिटी एफर्ट्स और लो टेक इन्वेस्टमेंट्स भी मायने रखते हैं, जैसे छोटी बचत योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स। किताब के सिद्धांत सिर्फ हाईटेक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। अच्छा। धैर्य, अनुशासन, बचत की आदत और पर्याप्त को डिफाइन करने जैसे आइडियाज यूनिवर्सल हैं। ये दिखाता है कि किताब के सिद्धांत सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं है, बल्कि व्यापक रूप से लागू होते हैं, खासकर अनिश्चितता और असमानता के समय में। ये हमें अपनी परिस्थितियों में बेहतर करने का तरीका सिखाते हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ प्रमुख सीखों में समेटना हो, तो वो क्या होंगी? हमारे पाठक के एनालिसिस के आधार पर 5 मुख्य बातें। पहली और शायद सबसे फंडामेंटल, गणित से ऊपर व्यवहार। पैसे के फैसले गहरे साइकोलॉजिकल होते हैं। ये सिर्फ स्प्रेडशीट का खेल नहीं है, ये इंसानी भावनाओं का खेल है। दूसरी, समय और धैर्य महत्वपूर्ण है। कंपाउंडिंग की ताकत और लगातार बने रहना ज्यादा मायने रखता है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश से बेहतर। वॉरेन बफेट का उदाहरण और किताब का सिंप्लिसिटी पर जोर इसी बात को पुष्ट करते हैं। तीसरी, पर्याप्त को परिभाषित करें और स्वतंत्रता का लक्ष्य रखें। असली दौलत अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण पाना है, न कि कभी ना खत्म होने वाली जमाखोरी। ये लालच के जाल से बचाता है। चौथी, विनम्रता और गलती की गुंजाइश अपनाएं, मार्जिन फॉर एरर। भाग्य और जोखिम की भूमिका को स्वीकार करें, अप्रत्याशित के लिए योजना बनाएं और सावधानी से धन बनाए रखें। जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। और पांचवी, बाहर नहीं अंदर ध्यान केंद्रित करें। वास्तविक धन वो है जो दिखता नहीं, यानी आपकी बचत और निवेश। सोशल कंपैरिजन के खेल से बचें और अपने वैल्यूज और गोल्स पर फोकस करें। ये 5 सीखें वाकई में शक्तिशाली हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन जीने के एक बेहतर तरीके के बारे में है, पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने के बारे में। हाँ,
और ये मिलकर एक ज्यादा बैलेंस्ड, सस्टेनेबल और पर्सनली सेटिस्फाइंग फाइनेंशियल लाइफ बनाने में मदद कर सकती हैं। ये बाहरी सफलता के दिखावे के बजाय आंतरिक शांति और सुरक्षा पर ज्यादा फोकस्ड हैं। तो इस गहन चर्चा के बाद श्रोता आगे क्या सोच सकते हैं या किस दिशा में बढ़ सकते हैं? देखिए, सीधे कोई आदेश देने के बजाय शायद पाठक के नोट से प्रेरणा लेकर एक सुझाव दिया जा सकता है। ये अपने खुद के पैसे के साइकोलॉजी के बारे में सोचने का एक अच्छा मौका हो सकता है। अपनी पर्सनल फाइनेंशियल कहानियों पर फिर से विचार करना। वो कौन से अनुभव हैं जिन्होंने पैसे के बारे में आपकी मान्यताओं, डर और उम्मीदों को आकार दिया है। चैप्टर 18 इसी बारे में बात करता है कि कहानियां अक्सर तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली कैसे होती हैं और हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज जैसा है। ये समझना कि आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं और क्यों, शायद बदलाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है। निश्चित रूप से। और अगर हम एक अंतिम विचार उत्तेजक विचार छोड़ना चाहें तो वो पाठक के अंतिम नोट से आ सकता है। शायद ये सोचना कि भविष्य के तूफानों का सामना करने के लिए, जैसे एआई का प्रभाव या बढ़ती असमानता, हमारी व्यक्तिगत वित्त की आदतें और भी सरल, बेसिक और मजबूत होने की जरूरत कैसे है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर ये विचार कि एक असमान प्रणाली में सही मानसिकता और व्यवहार वो वाकई माइक्रो आर्मर का एक रूप कैसे बन सकते हैं, जो हमें गिरने पर उठने की ताकत दे। अंततः ये सब खुद को जानने से जुड़ता है। जैसा कि पाठक ने अपने अंतिम शब्द में कहा था, पैसा रैशनल से ज्यादा इमोशनल है। खुद को समझना ही शायद सबसे बड़ी फाइनेंशियल समझ है।